नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने लेक्चर नंबर 9 को लेकर के। इसके पहले हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत एवं विजयनगर साम्राज्य है। इसके पहले हम जो है एंशियंट से शुरू करके ये हमारी यात्रा यहाँ तक पहुँची है। तो ये पीछे का जो हमारा 8 वीडियो है बहुत लंबा लंबा नहीं है, आधे घंटे का ही एक वीडियो है, तो आप लोग देख लीजिए जा करके पीछे से, क्योंकि ये आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, टॉपिक से शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना है। सूचना ये है कि आरओ का, चूंकि आप सभी जान रहे हैं कि परीक्षा बहुत करीब है, बहुत संभावित है कि 4 फरवरी को आपका परीक्षा होगा। और उसके लिए आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर जो है समृद्धि भी कोई टेस्ट प्रोग्राम लाए। तो हमारा जो टेस्ट प्रोग्राम है वो शुरू हो गया, हमारे बैचेस भी शुरू हो गए और वो फुल भी हो चुके हैं। अभी हमारा जो है वो बैच नंबर 4 चल रहा है। सॉरी। तो आप लोग इससे जुड़िए। और अभी इसकी जो फीस है वो मात्र 799 रुपये, बहुत कम फीस है। तो अभी इसका लाभ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जब इसमें जो हमारे ये रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाए तो इसका फी बढ़ जाए, तो आप लोगों को फिर असुविधा होगी। आप लोग कहेंगे कि सर कहते तो हैं आप कम, लेकिन एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो वो इसलिए नहीं हो पाता है कि आप लोग इंक्वायरी तो कर लेते हैं, एडमिशन लेते नहीं हैं। और जब हमारी चीज़ें सीटें फुल हो जाती हैं तो हम उस बैच में फिर एडमिशन देते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग जुड़िए। और इसमें थोड़ा सा हम प्रोग्राम के बारे में बता दे रहे हैं कि इसमें जो है हम जीएस तो कवर कर ही रहे हैं, पीवाईक्यू भी कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है उसको भी कवर कर रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हिंदी का भी टेस्ट ले रहे हैं, और हिंदी जो है हम डेली भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और पीडीएफ के माध्यम से भी प्रयास करा रहे हैं। मतलब एक तरीके से डेली आपका टेस्ट हो रहा है हिंदी का, जीएस का, करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड है। तो एक तरीके से ये कंप्लीट पैकेज हम दे रहे हैं। और अगर आपका थोड़े नंबर से रुक रहा है, 2 4 6 नंबर से, तो आपके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि अगर जिनका 2 4 6 क्वेश्चन से ही सिलेक्शन रुक रहा है, उनका तो ये मान के चलिए कि उनकी तैयारी में कमी नहीं है, उनका बस वही है कि रिवीजन नहीं हो पाता है या बाई मिस्टेक वो कुछ गलत कर देते हैं परीक्षा में। तो उन सबों से बचने के लिए टेस्ट सीरीज एक बेहतर विकल्प होता है किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, अपने क्लासरूम में बच्चों से भी कहता हूँ कि बहुत ही जरूरी होती है कि चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप उसके टेस्ट प्रोग्राम से जुड़िए। क्योंकि टेस्ट ऐसी चीजें होती हैं कि आपको टॉपिक से तो रूबरू कराती ही कराती हैं, साथ ही साथ आपको एक तरीके से परीक्षा वाला माहौल भी उपलब्ध कराती है। और बार बार प्रयास करने से जो आपकी थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो इतना बेनिफिशियल है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7303307507। ऑफिस में आप फोन करिएगा, लोग उठाएंगे। और आप अगर चेक करना चाहें तो आप डेमो में एक पीडीएफ टेस्ट पेपर भी मंगा के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और बहुत ही एक तरीके से अच्छी टीम के द्वारा बनाया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक भी होने वाला है। तो चलिए, आज की ये सूचना समाप्त हो गई। अब आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारान कहलाते थे? अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी, खुशनवीस, सैयद। आप लोग बताइए कि कुलाह दारान कौन कहलाते थे? कुलाह दारान। और कमेंट करके सभी को बताना है। देखिए, कमेंट सभी लोग करते रहिएगा। अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी, खुशनवीस, सैयद। 10 सेकंड है, कमेंट करके बताइए आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है सैयद, वो एकदम सही है। मुस्लिम धर्म में सैयद या सैयद और जो पीर होते थे आदि महत्वपूर्ण धार्मिक विचारकों का समूह था। ये जो सैयद होते थे और ये जो पीर होते थे, ये किससे संबंधित होते थे? धार्मिक विचारों के, धार्मिक विचारों से संबंधित होते थे। और राज्य द्वारा धार्मिक और न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त पीर
और ये कौमा सैयद को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, अर्थात टोपी या कुल्हा पहनने वाले। आप लोगों को याद आ रहा होगा, एक मूवी आप लोगों ने देखा, जोधा अकबर देखी होगी, तो उसमें जो इस पद पे रहते तो वो लंबी लंबी टोपियां पहनते हैं, तो वही उन्हीं की चर्चा हो रही है। और इनमें सैयद विशेष प्रकार की नुकीली टोपी पहनते थे, जिन्हें कुलाह दारान कहा जाता था। तो ये जो नुकीली टोपी पहनते थे वो सैयद लोग पहनते थे। और ये किस से संबंधित होते, तो धार्मिक कार्यों से संबंधित होते थे। और इनका जो कार्य होता था धार्मिक मसलों पर, जो बादशाह होते थे उनको जो है एक तरीके से, सुल्तान होते थे या बादशाह होते थे, उनको जो है एक तरीके से वो सलाह देते थे। और ऐसा नहीं कि इनकी जो सलाह थी वो बाध्यकारी थी, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो सुल्तान थे, यदि ज्यादा शक्तिशाली सुल्तान रहा तो वो तो इन लोगों को एकदम इग्नोर किया है। हाँ, लेकिन अगर वो जेन्युइन चीजें रहती थी, उसको अपनी हितों को लेकर के कोई समस्या सुल्तान को नहीं रहती थी, तो वो मानते भी थे। और कुछ तो धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए भी ये चीजें करते थे, तो वो अलग मैटर हो गया। लेकिन ये सारी चीजें हैं, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, ये आईएएस में आया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चंदावर का युद्ध 1398, तैमूर का आक्रमण 1194, तालीकोटा का युद्ध 1529, घाघरा का युद्ध 1565। आपको इसमें से मिलाना है, सुमेलित करना है। और आप सभी जानते हैं कि स्टेट पीसीएस में ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। और देखिए कमेंट सभी को करना है, 2 नंबर बताइए, 2 नंबर सभी लोग बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका डी बताया है वो एकदम सही है। देखिए, एक का हो जाएगा आपका 2, चंदावर का युद्ध 1194 में। फिर बी का हो जाएगा 1, तैमूर का आक्रमण 1398 में। और तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में हुआ था। तो ये आपका हो गया, लिखा भी हुआ है। चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा का युद्ध 1565, घाघरा का युद्ध 1529। अब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग आगे इन युद्धों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए और यहाँ ऐड कर लीजिएगा कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, उस समय भारत का सुल्तान कौन था, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो कब तो मैंने बता दिया किसके बीच, और घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए कुछ चीजें हम यहाँ आपको नहीं बता रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम आपको पूरी तरीके से डिपेंड नहीं बनाना चाहते, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत खराब चीज होती है। यदि आप किसी चीज पे आश्रित हो गए, निर्भर हो गए, तो फिर वो आपकी क्षमताओं को मारने लगता है। आप जो है वो बुक से करीब दूरी बना लेते हैं। और विश्वास मानिए, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी कोचिंग संस्थान आपको 100% सफलता नहीं दिला सकती है, जब तक कि आप खुद से परिश्रम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों की एक सीमा है, हम लोग कितना आपको मैटर दे पाएंगे। भैया हम तो आपके साथ आधा घंटा आते हैं, टेस्ट सीरीज में आते हैं, लेकिन बाकी के समय में तो परिश्रम आपको ही करना है। हम आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, एक रास्ता दे सकते हैं। तो इसीलिए सारी चीज, जैसे मैंने इतना लिखा, मैं वो लिख सकता था, या मैं अभी भी बोल के भी बता सकता हूँ, लेकिन वो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि कम से कम इसी बहाना आप लोग किताब तो खोलेंगे। और जब किताब खोलेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि यार कितना समृद्ध चीजें, कितनी चीजें पढ़नी है, और हम जो है ऐसे ही ऊपर ऊपर से निकल रहे हैं। और विश्वास करिए कि जब तक आप अब गहराई में उतर करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है और बच्चे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इसी वजह से मेरी एक सलाह है आप लोगों से, एज ए मेंटर, एज ए बड़ा भाई, शिक्षक, जो भी आप मानते हो, कि आप लोग थोड़ा सा अपने से भी एफर्ट लगाइए। और जहां मैं कहूँ वो तो जरूर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि अगला प्रश्न ये पूछ ले चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था, हो सकता है कि घाघरा का युद्ध पूछ ले किसके बीच हुआ था, तब आप क्या करेंगे।
तो ये अभी आप जो नोट्स बना रहे हैं बस इतना ही कर लीजिए कि सामने ये लिख लीजिए और यहीं जोड़ लीजिए, और ये आप अपने से जोड़ेंगे तो ये आपका अपना हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी चीज पे खुद से परिश्रम करेंगे तो वो आपकी चीजें वो जीवन भर आपके साथ रहेंगी, क्योंकि आपने उस पे खुद से परिश्रम किया, खुद से पढ़ा, खुद से नोट्स बनाया है। इसलिए मैं एक सलाह और दूंगा कि मार्केट में बहुत से नोट्स हैं, ठीक है आप लाइए उनसे, उनको पढ़िए, लेकिन एक अपना भी नोट्स बनाने का प्रयास करिए। तो चलिए ये चीजें हो गई, अगले प्रश्न पे आइए। आप लोग को लग रहा होगा कि सर बहुत ज्ञान दे रहे हैं, देखिए ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आपको एक सच्चाई बता रहे हैं। और ये भले अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद मेरी ये चीजें बहुत ही रिलेवेंट लगेंगी कि सर सही कर रहे थे। और इतनी ईमानदारी से कौन बताता है इस प्रोफेशनलिज्म के दुनिया में, जहाँ लोगों का ये है कि बस किसी तरीके से बच्चों का एडमिशन हो जाए, लोग एडमिशन चाह रहे हैं, तो वहाँ इतनी ईमानदारी से यदि मैं बता रहा हूँ तो एक तरीके से अपना भी नुकसान कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, हमारा फायदा नुकसान आप लोग की सफलता पे डिपेंड करता है। यदि आप सफल हो गए तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए आगे बताइए। अटाला देवी मस्जिद, नुसरत शाह, छोटा सोना मस्जिद, इब्राहिम शाह सरकी, कदम रसूल, सिकंदर शाह, अदीना मस्जिद, पांडुआ, वली मोहम्मद। आपको बताना है कि ये जो स्मारक है और निर्माता, कमेंट करके सभी लोग बताइए ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। और देखिए ऐसे प्रश्नों को भागना नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। अगर आप दो भी पकड़ लेते हैं, देखिए अब एक से तो काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम एटलीस्ट दो तो आना चाहिए। प्रयास करिए कि सभी आए, यदि सभी नहीं आ रहा, दो भी आ रहा है, तब भी आप स्टेट पीसीएस में तो कर ले जाएंगे। और यूपीएससी में पहले ये रहता था कि लोग बताते थे कि एक पकड़ में आ जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन इधर जो पेपर आ रहे हैं तो लोगों के दांत खट्टे कर दिए। और इस बार का पेपर तो एकदम नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा डीप में जाके पढ़िए, गहराई से पढ़िए, और जब पढ़ ही रहे हैं तो एक बार कस के पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, बताइए, क्योंकि ये ऐसी संपत्ति है कि आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और दूसरी चीज ये है कि ये आपके पर्सनालिटी में हमेशा जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी ही करता रहेगा। तो एजुकेशन बहुत ही मस्ट है। 3 नंबर बताइए, बी। 3 नंबर आप सभी लोग बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा 2-4-1-3। अब ये देख लिया, अटाला देवी मस्जिद जो है वो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा हुआ था। और फिर दूसरा जो है वो छोटा मस्जिद जो है वो वली मोहम्मद द्वारा हुआ था। और कदम रसूल जो है वो नुसरत शाह। और अदीना मस्जिद जो पांडुआ है वो सिकंदर शाह के द्वारा हुआ था। तो ये हो गया इसका। और आप लोग एक बार ध्यान से देख लें। ये तो वही सूचना है, बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, लोग बता देंगे आपको। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ नहीं है पूछा गया है, और परीक्षा में इसका भी ध्यान रखना कि है कि नहीं है। ध्रुवदास भगवत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रस खान रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो एक सुमेलित नहीं है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। 4 नंबर, 4 नंबर सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है कि जो रस खान है वो रसिक प्रिया नहीं है। रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो ये केशव दास की रचना है, जो रीतिकालीन आचार्य थे। और इन्हें जो है आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। और इनकी जो रचनाओं में एक तरीके से थोड़ा सा अतिरंजना ज्यादा मिलती है। वो सब तो खैर हिंदी का विषय हो जाएगा, वहां हम नहीं ले जाएंगे आपको। लेकिन चूंकि यहाँ से पूछा जाता है तो ध्रुवदास की भगत नामावली है, एकदम सही बात है। नाभादास का भक्तमाल है, यहाँ तो आप लोग कंफ्यूज होंगे ही नहीं। उस्मान की चित्रावली ये भी सही है। और रस खान की जो है रसिक प्रिया नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। रसिक प्रिया किसका है, तो ये केशवदास का है आचार्य। और केशवदास की जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वो रामचंद्रिका और कवि प्रिया भी है। कवि प्रिया और रामचंद्रिका भी केशवदास की रचनाएं हैं। तो ये हो गया।
संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय था। बताइए, जो ये तिब्ब ए सिकंदरी जो एक पुस्तक थी, ये रचना थी, इसका विषय वस्तु क्या था। देखिए अब थोड़ा सा आयोग एडवांस लेवल पे जाके पूछ रहा है। पहले तो पूछता था कि रचनाकार कौन है, अब रचनाकार तो पूछ ही रहा है, साथ ही साथ ये भी पूछ ले रहा है कि वो जो पुस्तक थी उसकी विषय वस्तु क्या थी। मतलब कोई भी पुस्तक वो साइंस से संबंधित थी कि से संबंधित थी, तो साहित्य में भी किस तरीके का साहित्य था, या चिकित्सा से संबंधित था, तो कई चीजें हैं, तो आपको थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना होगा। ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, संगीत, दर्शन, आप लोग को बताइए तिब्ब ए सिकंदरी जो थी वो किससे संबंधित है। सभी कमेंट करके बताएंगे, सभी लोगों को कमेंट करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। ये तिब्ब ए सिकंदरी का जो विषय वस्तु था वो आयुर्विज्ञान था। और इसको थोड़ा सा आप लोग व्याख्या देखिए। सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ द्वारा संस्कृत से फारसी में अनुवाद की गई पुस्तक तिब्ब ए सिकंदरी। अब यहाँ दो तीन फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी जानते हैं कि सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक रहता है, और इसके जो वजीर हैं मियां भुआ द्वारा संस्कृत से फारसी में अनुवाद की गई तिब्ब ए सिकंदरी चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक थी। तो यदि पूछा जाए कि तिब्ब ए सिकंदरी के मतलब रचनाकार कौन है, एक तरीके से जो अनुदित पुस्तक है, तो उसके मियां भुआ हैं। और ये किसके वजीर रहते हैं, तो ये रहते हैं सिकंदर लोदी के वजीर। और ये किस में अनुवाद की गई है, तो ये फारसी भाषा में जो है वो अनुवाद की गई है। इसीलिए व्याख्या को बहुत ध्यान से देखना है। और आप देख रहे होंगे कि एक ही व्याख्या में कितने फैक्ट हैं और यहाँ से कितने प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। और हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि देखिए व्याख्या को तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो प्रश्न है यदि प्रश्न से डायरेक्ट आ जाए जो पीछे मैंने कराया है तो वो तो बहुत अच्छा है, आपका तो बहुत अच्छी किस्मत है। लेकिन जो बहुत संभावना है कि प्रश्न बनने की वो यहाँ से है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप लोग करने में सक्षम रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ये सिद्धांत है और ये जो है उसके आचार्य लोग हैं। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। आपको बताना है कि इसमें एक जो है वो सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। सभी कमेंट करके बताएं। 6 नंबर देखिए, कमेंट सभी को करते रहना है, सभी को कमेंट करके बताना है। 6 नंबर आप लोग बताइए। 6 नंबर कमेंट करके बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। देखिए अद्वैतवाद शंकराचार्य हैं, वो एकदम सही है, क्रिस्टल क्लियर है। और द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य हैं, द्वैतवाद जो है वो मध्वाचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद गलत है, और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, वो रामानुजाचार्य हैं। इसका ध्यान रखना है कि विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो रामानुजाचार्य है, न कि वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित हैं। वल्लभाचार्य किससे संबंधित है, तो वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित हैं। तो ये आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। सूफियों में से किसे तुर्कल्लाह की पदवी दी गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब कैसे प्रश्न है, लेकिन क्या करिएगा, यहाँ से ऐसे ही आयोग प्रश्न पूछता है। जब आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि यार ये सब क्या उलझुल प्रश्न है, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, यहाँ से प्रश्न बन ही रहे हैं। तो आप लोगों को इस तरीके के भी प्रश्न को ध्यान देना है कि सूफियों में किसे तुर्कल्लाह की पदवी दी गई। अमीर खुसरो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। आप लोग को बताना है कि किसे जो है तुर्कल्लाह की पदवी दी गई थी। जल्दी से कमेंट करें। 7 नंबर। और कमेंट सभी को करना है, हम 10 सेकेंड दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कमेंट करिए आप लोग। सूफियों में किसे तुर्कल्लाह की पदवी दी गई। अमीर खुसरो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। अमीर खुसरो सूफियों में विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफी करीब थे।
अब ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अमीर खुसरो जो है वो किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली से संबंधित रहे, दिल्ली में ही इनकी दरगाह है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है। और निजामुद्दीन औलिया ने ही खुसरो को तुर्कुल्लाह की संज्ञा भी दी थी। मतलब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुर्कुल्लाह की जो पदवी है वो अमीर खुसरो को किसने दी थी, संज्ञा किसने दी थी, तो वो निजामुद्दीन औलिया ने ही दी थी जो उनके गुरु रहे हैं। और इन्हीं की डेथ पर उन्होंने एक चौपाई कहा था कि गोरी सेवे सोए सेज पर करके, तो ये इन्हीं के लिए कहा था अमीर खुसरो ने। किसके लिए, तो निजामुद्दीन औलिया के लिए, कि चल खुसरो घर आपने रैन भई भई चहुओर। तो ये चीजें हैं। ये तो वही सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना है। आप लोग इस दिए गए नंबर से संपर्क कर लें, आप लोग को जो भी कुछ जानकारी चाहिए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संतों का सही तिथिक्रम क्या है। वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से तो बहुत संभावना रहती है। यदि एक साल पूछा गया तो दोबारा दूसरे साल तीसरे साल फिर पूछा जाता है, मतलब अल्टरनेट करके यहाँ से प्रश्न आते ही रहते हैं। आपको इन जो आचार्य हैं, जो इनके संत हैं, इनका तिथिक्रम मतलब एडजस्ट करना है कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ये जो 5 लोग हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनमें से तो पीछे हम इनका जो भी मत था, संप्रदाय था, वो भी चर्चा कर लिए हैं। तो अब एक संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बनने की, तो इसलिए इसको भी हम करा दे रहे हैं कि सबसे पहले कौन थे, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए, और कमेंट सभी को करते रहना है। बताइए आप लोग। 8 नंबर और सेकंड लास्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं, आराम से करिए, 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। सोच लीजिए, समय लेके करिए। और 8 नंबर में जिन लोगों ने इसका उत्तर ही दिया है वो एकदम सही है। देखिए, अगर आप लोग शंकराचार्य को पकड़ रहे हैं तब तो आपका उत्तर हो जाएगा कि 2 सबसे पहले, क्योंकि इसके बाद ही सभी हैं। लेकिन हो सकता है कि यदि शंकराचार्य ना रहे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा सा, इसलिए इसकी आप लोग देख लीजिए समय, इन लोगों का थोड़ा समय देख लीजिए और नोट कर लीजिए, और बार बार क्या है, इसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं और यहाँ से बच्चे गलत भी कर देते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, एक ही बार तो काम करना है यार। तो देखो, शंकराचार्य में क्या है कि शंकराचार्य का जो समय है वो 788 से 820 ईस्वी है। फिर शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य आते हैं, इनका जो समय है ये 1017 से 1137 है। और इन्हीं के जो शिष्य रहते हैं वो कबीरदास जी रहते हैं। फिर मध्वाचार्य आते हैं रामानुजाचार्य के बाद, इनका समय जो है 12वीं सदी रहता है। और निम्बार्काचार्य जो आते हैं वो 1197 से 1278 के बीच आते हैं। और फिर वल्लभाचार्य जो है वो सबसे अंतिम में आते हैं 1479 से 1531 के बीच। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा। हम टीम से कह रहे हैं, समृद्धि टीम से, कि इसका जो पीडीएफ वो ग्रुप में डलवा दें, तो आप लोग वहां से भी पीडीएफ लेकर के इसका रिवीजन करते रहिएगा। और जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ तो चलिए आप लोग के लिए एक हिंट था, शंकराचार्य दे दिया था, लेकिन शंकराचार्य जनरली देता नहीं है। तो यदि नहीं देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले रामानुजाचार्य है, फिर मध्वा, फिर निम्बार्का, फिर वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है। अलबरूनी, रजमनामा, हसन निजामी, तारीख हिंद, बरनी, तबकाते नासरी, अमीर खुसरो, तुगलकनामा। आप लोग को इसमें बताना कि कौन सा जो है वो ऑप्शन एकदम सही है। बताइए आप लोग। अलबरूनी, रजमनामा, हसन निजामी, तारीख हिंद, बरनी, तबकाते नासरी, अमीर खुसरो, तुगलकनामा। कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें सही होगा। कमेंट सभी को करना है, सभी लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। अमीर खुसरो जो है वो तुगलकनामा होगा, बाकी तो देखिए, तुगलकनामा अमीर खुसरो की कृति है। इसमें खुसरो शाह के विरुद्ध
गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि अब प्रश्न जो है वो विषय वस्तु से भी पूछा जा रहा है। ये पूछ ले रहा है कि उस पुस्तक में किस विषय की चर्चा हुई है, वो पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो आपको देखना है कि तुगलकनामा तो ठीक है, अमीर खुसरो की कृति है, ये तो कंफर्म हो गया। इसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख है। मतलब इसमें जो खुसरो शाह है और गयासुद्दीन तुगलक होते हैं, इनके बीच युद्ध होता है, और विजयी कौन होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक होते हैं। ये इसकी विषय वस्तु है। अब रजमनामा जो है, रजमनामा नाम से महाभारत का अनुवाद बदायूनी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि रजमनामा का जो अनुवाद हुआ था वो किसने किया था, तो वो बदायूनी ने किया था। सारी महाभारत का रजमनामा के नाम से अनुवाद जो है बदायूनी ने किया था। और तारीख हिंद अल बरूनी की रचना है। ये तो आप सभी जान ही रहे होंगे कि तारीख हिंद किसकी रचना है, तो अल बरूनी की रचना है। जबकि तबकात नासरी मिनहाजुल सिराज की रचना है। ये जो तबकात नासरी है किसकी रचना है, मिनहाजुल सिराज की रचना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारी बुकें हैं और इनके रचनाकार हैं। तो यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और रजमनामा को लेकर के तो एकदम नहीं कंफ्यूज होना है। तो इसमें कौन से थे, ये बदायूनी थे। और ये रजमनामा जो थी वो एक तरीके से महाभारत का जो है वो फारसी अनुवाद था। तो ये हो गया। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। फवायद उल फवाद नामक पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, किसने किया था, आप लोग बताइए। अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो देहलवी, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी। देखिए जो ये फवायद उल फवाद नामक पुस्तक है, फवायद उल फवाद, इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। मतलब इसमें जो निजामुद्दीन औलिया से दिल्ली के संत थे, उनके बातचीत का विवरण है। आपको बताना है कि इसका संकलन किसने किया था। अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो देहलवी, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी। सभी लोग कमेंट करके बताएं। और लास्ट प्रश्न है, हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें तो सभी सही बता रहे होंगे। बताइए जल्दी से आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है, अमीर हसन सिज्जी, वो एकदम सही है। देखिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं, अमीर खुसरो भी हैं। और आप लोगों, बहुत लोगों ने तो इसका उत्तर अमीर खुसरो लगा दिया होगा। वो इसलिए लगा दिया होगा कि आप लोगों को अभी पीछे ही मैंने बताया है कि अमीर खुसरो जो है उनके परम शिष्य थे और बहुत करीब थे, तो आप लोगों को लगा होगा। लेकिन यहाँ इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये फवायदुल फवाद से जो संबंधित है वो अमीर हसन निजामी है, ना कि अमीर खुसरो है। तो इसका ध्यान रखना है। तो चलिए ये आज का हमारा जो है वो प्रश्न कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी देख लें। फवायद उल फवाद नामक ग्रंथ शेख निजामुद्दीन औलिया की मजलिसों का वर्णन है, जिसका संकलन अमीर हसन सिज्जी ने किया था। इसके अतिरिक्त हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना किसने की थी, अमीर हसन निजामी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही का संकलन किया था। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तारीख फिरोज शाही का संकलन किसने किया था। तो ये तारीख फिरोज शाही की को जो संकलन था जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। और हसन निजामी का जो था वो ताजुल मासिर नाम की रचना है। ये हो गया। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। हाँ देखिए, यदि आप लोगों ने मेरे पिछला क्लास नहीं देखा होगा तो ये जरूर देखें, करंट अफेयर्स की क्लास है। और ये इसलिए भी देखें क्योंकि करंट अफेयर्स को इग्नोर करके आप किसी भी परीक्षा का प्रीलिम्स या मेंस में भी बहुत भूमिका होती है करंट अफेयर्स की, तो आप पास नहीं कर सकते। और करंट अफेयर्स एक ऐसी तैयारी है कि उसकी जो है वो तैयारी निरंतर होनी चाहिए। बहुत लोग करते क्या है कि परीक्षा के 2-4-10 दिन पहले कुछ ऐसी मैगजीन्स आती हैं, उसको पढ़ करके सोचते हैं कि हम 100% कर लेंगे। ठीक है, पहले लोग कर लेते थे, लेकिन अब वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। अब चीजें टफ हो गई हैं। और यदि आप इस पे निरंतर नहीं प्रयास करेंगे तो ये चीजें आपके पकड़ में नहीं आएंगी और आप यहाँ से गलत करेंगे। और यदि आप यहाँ से गलत कर रहे हैं तो ये विश्वास मानिए कि आप परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स में बच्चों की जो करने का जो रेशियो रहता है वो 90% तक सही कर ले जाते हैं। यदि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं
तो 26-27 तक जो करने वाले होते हैं वो सही कर लेते हैं, और जो इसमें थोड़ा सा चूकता है वो फिर 20 से भी नीचे आ जाता है। तो सोचिए कि एक लड़का जो है वो 26-27 कर रहा है, आप 16-17 कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन का अंतर, और ये 10 क्वेश्चन आपको कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए करंट के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप जो अपनी मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन सभी लोग पढ़ रहे होंगे, और हमारे पास बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी मैगजीन पढ़े। देखिए कोई भी मैगजीन पढ़िए, एक मैगजीन, चाहे आप पीडी पढ़ रहे हैं, क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, विजन पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, एक मैगजीन पढ़िए, उसको कई बार पढ़िए, पहली चीज। दूसरी चीज, न्यूज़पेपर है मस्ट पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और खुद से पढ़िए, बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो डेली न्यूज एनालिसिस करवाते हैं। देखिए मेंस के लिए वो सब भी फायदेमंद है, हम उसको, उनकी भूमिका को इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा खुद से भी पढ़ लिया करिए न्यूज़पेपर। आपकी पर्सनालिटी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी तो वही है, क्योंकि आप ऐसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको फोर्थ पेपर देना है, एथिक्स का पेपर, और एथिक्स के पेपर में जो केस स्टडी है वो बिना न्यूज़पेपर पढ़े आप कवर नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि आपको एसए में भी न्यूज़पेपर की बहुत भूमिका है, करंट अफेयर्स आईआर वीआर में तो है ही है, साथ ही इंटरव्यू में बिना न्यूज़पेपर के तो होगा नहीं। तो न्यूज़पेपर से भागना क्या है यार, आप पढ़ लीजिए। आप करंट की जो मैगजीन है मंथली वो पढ़िए, और साथ ही साथ जो हमारा इस पे वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे उसको तो जरूर पढ़िए। रीजन ये है कि हमारा जो प्रश्न है आप देखेंगे कि वो एक तरीके से जैसे आयोग पूछता है हम उसी अप्रोच को लेकर के बना रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है कि हम रोज आपको करंट अफेयर्स 1 घंटे 2 घंटे की रोज करंट अफेयर्स की क्लास लाएं, और उस क्लास का कोई बहुत मतलब भी नहीं दिखता है, क्योंकि वहां से बताइए रोज कोई 2 घंटा यदि करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है तो क्या लेके आएगा। कहीं 2-4 दिन में ऐसा होता है कि 2-4-6 घटनाएं होती हैं, तो वो 2-3 दिन 4 दिन पे 1 घंटे की 45 मिनट की क्लास में करंट अफेयर्स को कवर किया जा सकता है। तो आप यहाँ से जुड़िए, इसका लाभ लीजिए, और यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।